ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो अपना फीडबैक और अपना जो है यहाँ पर में प्यार यहाँ पर में देते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है हमें और ज्यादा आप लोगों के लिए और ज्यादा करने के लिए। तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो। सभी को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको पता है फ्रेंड्स कि बंजारे जो है वो नोमैडिक कम्युनिटी के लोग हैं। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमने वाले लोग, घुमंतु लोग। ठीक है, तो जो बंजारे हैं उनके कारवा को क्या कहा जाता था, मतलब उनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता था? क्योंकि जब भी वो जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, पूरे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे वो पूरे ग्रुप में। ठीक है, तो उनके कारवा को क्या बोला जाता है? खेल, पाइक, टांडा, पंकी, क्या बोलते हैं? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स की जो मूविंग पीपल है, एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं, उनको घुमंतु या खाना बदोश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खाना बदोश। कभी अगर आ जाए ना तो याद रखना, खाना बदोश मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले घुमंतु लोग। ठीक है, तो बंजारे जो थे वो भी घुमंतु थे, खाना बदोश थे। लेकिन कैसे खाना बदोश, किस लिए घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह? व्यापार के सिलसिले में, व्यापार करने के लिए। तो ये व्यापारी खाना बदोश थे। तो बंजारों के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? अगर ऐसा आ जाए तो ये व्यापारी खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए घूमते रहते थे। ठीक है, इनका जो ग्रुप था या कारवा, कारवा मतलब ग्रुप। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि हम तो अकेले ही निकले थे जानी बेमंजिल, हम आगे बढ़ते चले गए और कारवा बनता चला गया। कारवा बनता चला गया का मतलब क्या है? ग्रुप बनता चला गया, हुजूम बनता चला गया। तो कारवा जो ग्रुप था उनका, उसको टांडा कहा जाता था। टांडा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हो, टांडा इसको बोला जाता था, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, बंजारों के ग्रुप को टांडा बोलते थे। अच्छा, ये जो बंजारे हैं इनको ना बहुत ज्यादा हैबिट थी, जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से, ठीक है, आप लोग परफेक्ट बन जाते हो। और अगर आप लगातार वही काम कर रहे हो तो आपके अंदर में परफेक्शन अपने आप आता है। तो जो बंजारे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमने की आदत थी। तो वो पहाड़ी इलाकों से, ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों से, जमीनी इलाकों से आसानी से गुजर सकते होंगे। ये बात मानते हो आप लोग? क्योंकि उनको आदत थी। कितने लोग मानते हैं ये बात कि उनको अलग अलग इलाकों से, अलग अलग टेरेन वाले इलाके, मतलब कि उबड़ खाबड़ इलाकों से भी गुजरने की अच्छे से, या वहां से जाने की आदत होंगी उनको। तो इनका इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किस तरीके से किया, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल, ठीक है, गांव जो थे वहां पर में जो अनाज उगता था उनको शहर के मार्केट तक पहुंचाने में किया। तो कौन सा राजा था जिसने बंजारों का इस्तेमाल जो है शहर के मार्केट तक अनाज पहुंचाने में किया? तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, और कोई राजा था क्या जिसने बंजारों का इस्तेमाल किया है? जी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जहांगीर था, ये याद रखना है आप लोगों ने। जहांगीर जो है उसने अपनी जो मेमोयर लिखी है, मतलब अपनी जो आत्मकथा लिखी है जहांगीरनामा, उसमें भी उसने बताया है कि कैसे मुगल आर्मी के लिए, जो दूर दराज के इलाकों में मुगल सेना होती थी, वहां तक अनाज पहुंचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते थे, बंजारों का। ठीक है, तो बंजारे जो है वो किस में जाते थे? जल्दी से एक बार वापस से आंसर लगा दो आप लोग, ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। और बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। शेयर भी करते रहिए हर जगह पे। तो टांडा इसको कहा जाता था, इनके ग्रुप को। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए यहाँ पर में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था, आप लोगों के जो अभी आपकी एग्जाम हुई थी ना, ठीक है, पिछली वाली, उसके अंदर में इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय क्या था, थीम क्या थी? तो देखिए, ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी मतलब गरीबी भारत के अंदर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक थी इसके अंदर में उन्होंने क्या बताया था कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश हुकूमत का भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि भारत के अंदर में और भारत के आसपास के जो इलाके हैं, जिसको सब कंटिनेंट बोलते हैं हम लोग, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, कैसे हम लोग गरीब हो गए, ठीक है, इस वजह से, अंग्रेजों के शासन की वजह से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना था आप लोगों ने। एक बार फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मैं करवा सकूं यहाँ पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। ओके, नाउ चलिए, तो हम लोग अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर में इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, आप लोगों की, ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन का क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, भारत का महान बूढ़ा आदमी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये कौन थे, ठीक है, तो ये एक पब्लिसिस्ट थे, ठीक है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के एक जो है नेता थे, ठीक है। पब्लिसिस्ट मतलब जो प्रचार प्रसार करता है, किसी बात का प्रचार प्रसार करता है, उसको पब्लिसिस्ट कहा जाता है, प्रचारक कहा जाता है। तो ये ब्रिटेन के अंदर में भारतीय लोगों की बात को पहुंचाते थे ब्रिटिश लोगों के बीच में। तो ब्रिटेन के अंदर में पब्लिसिस्ट का काम करते थे, ठीक है, लोगों तक बात पहुंचाते थे अपनी, ठीक है, अलग अलग माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से हो, पैम्फलेट के माध्यम से हो, समाचार पत्र के माध्यम से हो, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन की इन्होंने बहुत तीखी आलोचना की। इसके अलावा जो है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अब यहां आ जाता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ओके, देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। देखिए बंदोबस्त प्रणाली जो है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, बंदोबस्त प्रणाली मुगल शासन के समय में जो टैक्स लेने की जो प्रथा थी, टैक्स को वसूल करने की प्रथा, ठीक है, मुगल शासन में टैक्स लेने की जो प्रथा थी किसानों से, उसको बंदोबस्त प्रणाली या जब्ती सिस्टम कहते थे। अब जब जब्ती सिस्टम ये हर साल होता था, बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम हर साल होता था, ठीक है। जब इसमें टैक्स को जो है एवरेज निकाल कर लिया जाता था, 10 साल का एवरेज निकाल के जब टैक्स लिया जाता था कि पिछले 10 साल में कितनी फसल हुई, उसका एवरेज आप निकालो और उतना टैक्स दो। इससे क्या होगा कि भाई किसी साल ज्यादा फसल हुई, किसी साल कम फसल हुई, तो ऑन एन एवरेज आपको कितना टैक्स देना है ये आपको पता रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एवरेज निकालोगे पिछले 10 साल का। तो उसको कहा जाता था दहासाला, ठीक है। तो दहासाला जो है ये बंदोबस्ती और जब्ती सिस्टम का एडवांस वर्जन था, ठीक है, जो टोडरमल के समय में, जो राजा टोडरमल था, ठीक है, अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री, उन्होंने अकबर के साथ में इसको इजाद किया था, ठीक है। तो बंदोबस्त प्रणाली और जब्ती सिस्टम एक ही बात है। जब इसको 10 साल का एवरेज निकाल कर टैक्स लिया जाने लगा तो उसको दहासाला कहा जाने लगा था, दहासाला, ठीक है जी, बिल्कुल आएगी पिंकी राठौड़ जी बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था राजा टोडरमल, ठीक है, उन्होंने जब्ती सिस्टम और बंदोबस्ती सिस्टम जो है फ्रेंड्स इसको इजाद किया था। इसके अलावा उन्होंने जो है वो बाद में जाकर दहासाला सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, दहासाला, जिसके अंदर में दहासाला भी जब्ती सिस्टम का ही एक एडवांस वर्जन है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, दहासाला और जब्ती सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था कि रिकॉर्ड रखा जाता था पिछले 10 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है, ठीक है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड रखा जाता था और उसके आधार पर एवरेज टैक्स लगाया जाता था, एवरेज टैक्स, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। लेकिन ये कहां पर में पॉसिबल हो पाया, जब्ती सिस्टम, बंदोबस्ती सिस्टम या दहासाला सिस्टम कहां पर में सक्सेसफुल हो पाया, मुझे आप लोग बताइए। कि आपको जब टैक्स लेना है, ईयरली टैक्स लेना है या 10 साल में लेना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कहां पर में कितनी पैदावार होती है फसल की, तभी आप टैक्स वहां पर में गिन पाओगे कि कितना टैक्स आप लोगों ने लेना है उनसे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग, ये बताइए जल्दी से कि भाई कितना टैक्स लेना है, ये तभी पता चल पाएगा ना आप लोगों को कि जब आपको ये पता होगा कि कितनी फसल वहां पर में उगती है, ठीक है। तो ये उन इलाकों के लिए तो था अच्छा, जहां का रिकॉर्ड रखा गया था, जहां पर सर्वे किया गया था, जहां का लैंड और फसलों का रिकॉर्ड रखा गया था अच्छे से। लेकिन ऐसे इलाके जो नए नवेले अभी अभी जीते आपने, जैसे कि गुजरात अकबर के समय में नया नया जीता गया था, बंगाल अकबर के समय में नया नया जीता गया था, क्या उन इलाकों के अंदर में इस व्यवस्था को लागू करना संभव था? आप बताओ, आप भी किसी इकोनॉमिस्ट से कम थोड़ी हो, ठीक है। कई सारी महिलाएं, देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर, मैं जल्दी बताइए, ठीक है, अपने घर का पूरा बजट चलाते हो आप लोग, ओके। कई सारे पुरुष होंगे यहाँ पर में जो अपने जो है पूरा खर्चा महीने भर का कैसे चलाना है वो देखते हैं, कई सारे लोग बाहर रहते होंगे वो देखते हैं कि किस तरीके से पूरा खर्चा चलाना है, ठीक है। तो गुजरात और बंगाल के इलाके जहां पर में फसल का हिसाब और बाकी सारी चीजों का हिसाब किताब रखा ही नहीं गया, क्या वहां पर में पॉसिबल था ये सिस्टम को लगाना, जब्ती सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या फिर आपका दहासाला सिस्टम? नहीं, वहां पर में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां का रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं था, वहां का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से वहां पर में ये व्यवस्था नहीं लागू कर पाए थे ये लोग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कितने समझदार लोग हैं आप लोग, आपको समझ में आ गया कि जब्ती और बंदोबस्ती सिस्टम,
टैक्स लेने का एक तरीका था जो राजा टोडरमल अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर उन्होंने इजाद किया था, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने एक और सिस्टम इजाद किया, 10 साल का एवरेज लेकर टैक्स लेने की व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्थाएं कहां पर में लागू हो सकती थी? जहां का सर्वे किया गया हो, जहां का रिकॉर्ड रखा गया हो। गुजरात, बंगाल जैसे सुदूर इलाके जहां जो अभी अभी कब्जे में आए हैं, जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, वहां पर में ये व्यवस्था अकबर के समय में संभव नहीं थी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब इसी के ऊपर में एक क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है। मैं आप सभी लोगों से जो है आग्रह करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी जल्दी से, ठीक है। ऐसा लग रहा है मेरे को मुशायरा चल रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आई एम गर्ल बट आई मैनेज एवरीथिंग, करिश्मा खान जी बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। आप मैनेज करते हो, काफी सारी लड़कियां हैं यहाँ पर में। बिल्कुल सबीरा चौधरी जी, बिल्कुल हार्ड नहीं, आप अच्छे से देखिए सेशन को, आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। बिल्कुल गुड़िया अंसारी जी, कॉफी पे आप बुला रहे हो, ठीक है। बिल्कुल पहले अच्छे से बढ़िया से एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके बाद में सब लोगों के साथ में मिलकर कॉफी पियेंगे मीटअप करके। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, जब्ती सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन गुजरात एंड बंगाल। गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। अरे झंडू बाम, अभी बताया कि बंगाल और गुजरात जैसे इलाकों के अंदर में प्रचलित नहीं थी, ये व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, तो ए गलत है। अब बी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, आ जाओ। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, टीचिंग परीक्षा की जो टेक्निक है उसको देखिए ध्यान से। ए जो है यहाँ पर मैं करेक्ट बोला है, आंसर नहीं हो सकता। ए को करेक्ट बोला है उसने, यहाँ पर में आंसर नहीं हो सकता। ए को ट्रू बोला है यहाँ पर में, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब भाई आंसर होगा क्या फिर? एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है। आपको पता है कि ए फॉल्स है, अब आर ट्रू है या नहीं उससे हमें क्या लेना देना है? हमें पता चल गया कि आंसर क्या है हमारा। इस तरीके से आप लोगों को कई बार आंसर निकालना पड़ता है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जैक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन एग्जाम का। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी भी फिर भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में केवल 37% लोगों ने सही आंसर दिया है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एरिया वेयर सर्वे ऑफ लैंड एंड केयरफुल अकाउंट कीपिंग प्रिवेल्ड। ये केवल उन्हीं इलाकों में था जब्ती सिस्टम। कहां पर में था? जहां पर में रिकॉर्ड रखा हुआ था अच्छे से। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उसको रखा ही नहीं जा सकता था, उसको लगाया ही नहीं जा सकता था इस व्यवस्था को। तो ये वाला सही है कि वही रखा गया था, ठीक है। ये कहां पर में प्रिवेल था? जहां पर में सर्वे और लैंड रिकॉर्ड था आपके पास में। बंगाल और गुजरात जैसे इलाकों में तो ये पॉसिबल ही नहीं था लगाना, क्योंकि वहां का रिकॉर्ड ही नहीं था, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। सर अब जब आपके साथ है तो एसएसटी से डरना क्या? अंजलि शर्मा जी बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे यहाँ पर, और बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और है मेरे पास में इसी से रिलेटेड आप लोगों का, ठीक है। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, इसमें लिखा गया है अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, ठीक है। थैंक यू अंजलि। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा एक पुस्तक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पुस्तक जिसको 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग जो है उसमें अकबर के जो पूर्वज है उनके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। अकबर के पूर्वजों जो है पूर्वज, उनके बारे में जानकारी दी गई है। पार्ट नंबर 2 में अकबर के समय में जो घटनाएं घटी थी, अकबर के समय में कहीं पे कोई बादल फटा हो, या कहीं पे बाढ़ आई हो, भूकंप आया, उन सब के बारे में जानकारी दी गई है। और जो तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर में अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। प्रशासन, प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। अकबर के समय का जो रिकॉर्ड है उस समय के बारे में जानकारी दी गई है। क्रॉप कितनी उगती थी, पेमेंट क्या होता था लोगों का, ठीक है, कितने रुपए में क्या फसल मिलती थी, वो सारी जानकारी आपको अकबरनामा के तीसरे पार्ट में मिलेंगी, ठीक है। ये जो तीसरा वाला पार्ट है अकबरनामा का, इसका नाम पता है क्या है? आप लोग बता सकते हो? ये जो 3rd नंबर का पार्ट है इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है, उसका नाम है आईने अकबरी। पहले 2 का कोई नाम नहीं है, पहले 2 का कोई नाम नहीं, लेकिन तीसरा वाला जो भाग है जिसमें अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है, उसका स्पेशल नाम रखा गया है आइन ए अकबरी। अकबरनामा का तीसरा भाग है। क्या ये पॉइंट सही है आपका? बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का जो है ये बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है। अबुल फजल ने लिखी थी इसको, और आईने अकबरी का तीसरा भाग जो है अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी, ठीक है। चलिए, तो ये याद हो गया आप लोगों को सभी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। धीरे 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 धीरे, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है।
चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। इसके ऊपर में और भी क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछूंगा अभी आगे में, ठीक है। तो तैयार रहना है आप सभी लोगों ने। तो देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन है, आप लोग टाइप करिए जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, आप लोगों को टाइप करना है। अकबरनामा पुस्तक कितने भाग में लिखी गई है? एक भाग में, दो भाग में या तीन भाग में? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। एक भाग, दो भाग या तीन भागों के अंदर में, ठीक है। अच्छा, पहला वाला भाग किससे डील करता है? अकबर के एंसेस्टर्स, अकबर के पूर्वजों से डील करता है, पूर्वजों के बारे में जानकारी देता है अकबर के। दूसरा वाला भाग अकबर के समय की घटनाओं, इवेंट्स के बारे में जानकारी देता है। और तीसरा वाला जो भाग है वो अकबर के शासन काल के बारे में जानकारी देता है, जिसका नाम ही है आईने अकबरी, तीसरा वाला भाग। इसमें अकबर के समय की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर के समय में, उस समय में क्रॉप्स कितने की मिलती थी, प्राइस क्या था, वेज मतलब कि कितनी मजदूरी मिलती थी, वगैरह वगैरह इसके अंदर में दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे वाले भाग के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है कहां पर में, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेंगी दिल्ली के अंदर में, ठीक है, दिल्ली में मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। दिल्ली की पहली मस्जिद, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दिल्ली की पहली मस्जिद कौन सी थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनवाने का काम जो है फ्रेंड्स किसने किया था पता है आप लोगों को? इसको बनवाने का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था सबसे पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अब जब ये मस्जिद है, मैं आप लोगों को पहले मस्जिद दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसके आंसर्स को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है पहले वो मस्जिद देख सके, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये खंडर हालत के अंदर में है ये मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर में, अभी ये पूरी टूट फूट गई है। लेकिन इसको बनवाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाने की शुरुआत की थी। बाद में इसके अंदर में और मॉडिफिकेशन हुए, ठीक है। इसके अंदर में जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसको एनलार्ज किसने किया? एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करवाना, एनलार्ज, एनलार्ज बड़ा करना, ठीक है। इसको किसने बड़ा किया? इसका इसका विस्तार किसने किया? ठीक है, विस्तार जिसको आप लोग कहते हो, विस्तार करना, विस्तार किसने विस्तार किया इसका? तो इसका विस्तार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और किसने किया है? इल्तुतमिश ने। तो पहले जो है फ्रेंड्स इल्तुतमिश आया था, तो पहले इल्तुतमिश लिख देते हैं हम लोग, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। विस्तार मतलब उसको बड़ा किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था तो वो मस्जिद छोटी थी, फिर उसको और बड़े लेवल के ऊपर में इल्तुतमिश ने उसको बड़ा किया, फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको और बड़ा किया मस्जिद को। एनलार्ज किसने किया, ये पता समझ में आ गया क्या आपको? अगर ये क्वेश्चन आए कुतुबुद्दीन, आप लोगों से ये पूछा जाए कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू किया था, किसने करवाया था सबसे पहले निर्माण? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण किसने किया? इसका विस्तार किसने किसने किया, अगर बड़ा किसने किया ये आ जाए तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब बात आती है एक और, ठीक है, मीनार। देखिए फ्रेंड्स, मस्जिद के ऊपर में ना मीनारें होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे जो मस्जिद या आप लोगों ने दरगाह वगैरह देखी होंगी, उनके ऊपर में मीनार होती है, ऐसे ऐसा उनके छत के ऊपर में इस तरीके से वो बना हुआ होता है ऊपर में, और इस तरीके से मीनारें होती है, और खड़े पिलर्स बने हुए होते हैं, मीनारे, ठीक है, इनको मीनार कहा जाता है, मीनार। ओके, तो एक मीनार जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ने बनवाया था, एक मीनार, ठीक है, ठीक है। मीनार जो है ना वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद में और किसने बनवाया उसके अंदर में मीनार? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कोई मीनार उसमें नहीं बनवाया था, ठीक है। तो मीनार बनवाने का काम किस किसने किया? ठीक है, दो सुल्तानों ने किया उसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने खुद मस्जिद भी बनाई थी, उसने एक मीनार बनवाया था, और बाद में इल्तुतमिश ने भी उसमें मीनार बनवाया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मीनार नहीं बनवाया। तो अब आप लोगों को ये चीज याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगर आप लोग कहो तो मैं आप लोगों को जो है इसके ऊपर में प्रश्न देता हूँ, पहले आप लोग इसको देखिए, आप लोग फिर करते हैं हम लोग इसके ऊपर में आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी क्वेश्चन देखो, देखो एक चैलेंज है आप लोगों के लिए ना, ये एक तरीके का माइंड गेम हो गया है कि आप लोग देखो माइंड के अंदर में आपका अभी जो आपने पढ़ा क्या आप लोग उसको कर पा रहे हो? केबीसी टाइप का खेलो इसको, और एक बार सेशन को लाइक भी करते रहेंगे यार सभी लोग जल्दी जल्दी से, और जहां भी शेयर कर सकते हैं, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, अपने जो व्हाट्सएप का आप लोगों का
जो क्या लगाते हो आप लोग, ठीक है, जिसमें सब लोगों को जाता है, मैं तो लगाता भी नहीं, देखता भी नहीं उसको, क्या होता है वो, आप लोग लगाते होंगे ना, ठीक है, उसमें भी लगा दो, उसमें डाल दो लिंक, जो जो लोग लगाते हैं वो लोग, जो नहीं लगाते वो रहने। स्टेटस, हाँ स्टेटस बोलते हो उसको, ओके स्टेटस पे, ठीक है। तो ये दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित पहले शहर की सामुदायिक मस्जिद थी, बिल्कुल दिल्ली के द्वारा दिल्ली के अंदर की पहली मस्जिद थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मीनार ऑफ दिस मॉस्क वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मीनार बनाया क्या, देखो मैंने आपको बोला ना कि मीनार जो है, एक मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने इस मस्जिद का निर्माण भी करवाया, और दूसरा मीनार बनवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने कोई मीनार बनाया इसके ऊपर में, हाँ या ना, जल्दी बताओ, कोई मीनार बनवाया है क्या, नहीं बनवाया था, तो ये सेकंड वाला गलत है, इसके अंदर में मीनार बनाया ही नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 is 2। और ये एनसीईआरटी के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है ये, ठीक है, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आपके आंसर सारे, आप लोग जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसके आंसर आप कमेंट में भी कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है एक हेल्दी कम्युनिटी की, एक हेल्दी जो है यहाँ पर में एक पाठशाला की, आप लोग जो है पढ़ने वाले बच्चे हो, मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना था आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर की पहली मस्जिद थी ये, और मस्जिद के मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, ये गलत है, ये सही है, तो आंसर केवल ए होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। अब इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो पर्शियन कोर्ट में, पर्शियन मतलब, पर्शियन कौन थे, फारसी लोग, फारसी मतलब जो ईरान वगैरह से आकर भारत में बच गए थे, या फारस के इलाके में जो शासक राज करते थे वो लोग, तो पर्शियन कोर्ट में मतलब इस्लामिक शासन के अंदर में जो क्रॉनिकलर्स होते थे, मतलब जो इतिहासकार होते थे, उन्होंने सुल्तान को अल्लाह की परछाई बताया है। अब ये क्वेश्चन आया ही क्यों, फारसी दरबार में, दरबार मतलब फारसी राजाओं के दरबार में, ठीक है, इतिहासकारों ने सुल्तान जो होते थे उस समय के जो राजा होते थे उनको अल्लाह की परछाई बताया। क्यों ऐसा, पहला पॉइंट पहले समझो, क्यों ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे हिंदू राजाओं ने अपने आप को गॉड के बराबर बताया है। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, राजराजा देव का, ठीक है, राजराजा देव चोला वंश के राजा थे, उन्होंने अपना नाम ही राज रख दिया था, राजराज देव, राजशेखरा जो देव जो भगवान है उनके नाम पर, ठीक है, शिव भगवान के अवतार माने जाते हैं राजशेखरा भगवान, उनके नाम पर राजराज देव अपना नाम रख लिया था, मतलब अपने आप को भगवान के बराबर बताया, भगवान का अवतार बताया उस राजा ने। बट इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में ये अलाउड नहीं है, तो वो क्या करते थे, क्या वो खुद को भगवान, जो राजा है उसको भगवान बताते थे क्या, क्या भगवान बताना अलाउड है इस्लाम में, नहीं है। इसीलिए वो लोगों ने एक तरीका निकाला कि भगवान तो बता नहीं सकते, तो क्या करते हैं ये लोगों ने, शेडो ऑफ गॉड, मतलब अल्लाह की परछाई बताया उनको, अल्लाह की परछाई, क्योंकि अल्लाह बता नहीं सकते, भगवान बता नहीं सकते, ठीक है, तो उनको शेडो ऑफ गॉड बोला, ठीक है, पर्शियन कोर्ट में, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक इंस्क्रिप्शन मिला है आप लोगों को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कौन सी वाली, ये वाली जो अभी आपको दिखाया था, ठीक है, अभी तो खंडर हालत में हो गई है, लेकिन पहले एक बड़ी मस्जिद हुआ करती होंगी आज से 800 साल पहले। तो यहां से आप लोगों को एक इंस्क्रिप्शन मिला है, एक पत्थर मिला है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में ही बात यहां पर में की जा रही है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से, एक अभिलेख मिला है, उसमें बताया गया है कि अल्लाह ने जो है बलबन को शासक के रूप में चुना था। बलबन को चुना था क्या उन्होंने, नहीं। देखिए आपको बता दूं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से एक आपको मिला तो है, एक अभिलेख मिला है, ये बात सही है, अभिलेख मिला है, लेकिन उसमें बलबन की बात नहीं की गई है, उसमें बात की गई है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी को भगवान ने चुना है, ठीक है, ऐसा उसने लिखवाया था कि अलाउद्दीन खिलजी को भगवान ने खुद शासन करने के लिए चुना है, ठीक है। अब भगवान अपने आप को बोल नहीं सकते थे क्योंकि अलाउड नहीं है ना, तो क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने बारे में ऐसा लिखवा दिया कि भगवान ने खुद चुना है करके, तो जनता के बीच में परसेप्शन के लिए, ठीक है। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को जो है वो भगवान ने भेजा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जो दानी सर से पढ़ेगा उसी का पेपर क्लियर होगा, जिस जो नहीं पढ़ेगा उसका पेपर क्लियर नहीं होगा, जो लाइक नहीं करेगा उसका पेपर ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है, उसके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मान लो अगर ऐसा, मैं जस्ट मजाक में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा मैं बोलूँ आपको तो कई सारे लोग उसमें डर जाएंगे, कई सारे लोग शायद ऐसे डर के कर दे, है ना, बोले कि यार मेरे को भेजा ही इसलिए गया है, इंटरनेट का आविष्कार ही इसलिए हुआ, यूट्यूब इसलिए बना था कि मैं आपको पढ़ा सकूं करके। अगर उस समय में होते अपन तो ऐसे ही राजा वगैरह ऐसे बोले होते, ठीक है। तो जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से राजा जो है वो अपनी सत्ता स्थापित करते थे। तो एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें बलबन नहीं,
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की गई है कि अलाउद्दीन खिलजी को राजा के रूप में चुना है भगवान। इसके ऊपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। बलबन की जगह क्या होना चाहिए था? अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा आप लोग बता दो जल्दी से। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा यहाँ पर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुस्लिम सुल्तान जो थे या बादशाह जो हुआ करते थे, वो अपने आप को भगवान नहीं बताते थे, बल्कि अल्लाह की परछाई बताते थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें बताया गया है कि भगवान ने उसको अलाउद्दीन खिलजी को खुद चुना है राजा के रूप में, क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान जैसे गुण थे। मूसा और सुलेमान कौन है? वो महान जो है वो लॉ गिवर है। लॉ गिवर मतलब जो भगवान का संदेश लेकर पृथ्वी पर आए हैं ना, ठीक है, उनको मैसेंजर या लॉ गिवर कहा जाता है इस्लाम के अंदर में, विधि करता। तो मूसा और सुलेमान की तरह इसके अंदर में गुण थे। इसी वजह से अल्लाह अल्लाह ने, भगवान ने खुद चुना है। चुना उना था कि नहीं वो पता नहीं, अब तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा अपने को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये क्लेम किया। ठीक है, अब पता नहीं, जिसको जानना है कि असली में क्या सच में चुना था, जाके पूछ के पूछ सकते, आ नहीं सकते वापस, जाके पूछ सकते बस अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए। चलिए ठीक है, तो इतनी भी इच्छा नहीं है जानने की उसके अंदर में सच में चुना था कि नहीं चुना था। अभी इतिहास के अंदर में बोला है, पेपर क्लियर करने का है, मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बढ़िया सा एक क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड हौज सुल्तानी। ये भी उसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन आप लोगों का, हौज सुल्तानी आप लोगों को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। देखिए हौज का मतलब होता है झरना। ठीक है, तो पानी का झरना, तो पानी का झरना जो है वो किसने जो है यहाँ पर में, पानी का झरना जो है इसके बारे में बात हो रही है, हौज ए सुल्तानी। ठीक है, तो आप बताइए कि हौज ए सुल्तानी के रूप में जो है एक पानी का झरना इस तरीके से किसने बनवाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश नाम के राजा ने, इल्तुतमिश ने, सुल्तान इल्तुतमिश ने। ठीक है, इससे क्या हुआ, इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिली, अलग अलग जगहों से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। अलग अलग जो दुनिया भर के जो लेखक थे उन्होंने इनकी तारीफें की। ठीक है, कि भाई क्या बढ़िया है राजा, इसने देखिए ऐसे बनवाया है। तो काफी तारीफ उनको मिली है इससे। किसको मिली है? ठीक है, इल्तुतमिश को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुल्तान इल्तुतमिश जो था, उन्होंने यूनिवर्सल रिस्पेक्ट कमाई, मतलब दुनिया भर में इज्जत कमाई अपने लोगों के लिए हौज सुल्तानी बनाकर। हौज सुल्तानी का मतलब ये होता है किंग्स रिजर्वायर, राजा का झरना। ठीक है, जिससे लोग पानी भर सके। ठीक है, तो पानी उसने अपने जनता के लिए उपलब्ध कराया था। वैसे एक और चीज आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा में, आब का मतलब क्या होता है? आब, आब, आब का मतलब होता है पानी। ठीक है, आब जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आब मतलब पानी। ठीक है, ये याद रखना है। और उससे कई सारे शब्द बने, आब, आद मतलब पॉपुलेट, जहां पानी होगा वहां पर में बस जाएंगे, पॉपुलेट होंगे, लोग बसेंगे। आबादी, ठीक है, फ्लरिशिंग। तो ये पानी से ही बना है, जहां पानी होता है यही वहीं पे लोग बसते हैं, वहीं पे आबादी बढ़ती है, वहीं पे लोग फलते फूलते हैं। ठीक है, तो आब से ही ये सारे शब्द बने। आब का मतलब होता है पानी, ये याद रख लेंगे आप सभी लोग, आब का मतलब पानी। ठीक है, चलिए तो ये एक पॉइंट आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। उससे पहले जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अभी यहाँ पर मैं एक रिवीजन करवाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को एक बार देख लिया जाए कि आप लोग कितना जो है वो समझ पाए हो। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो भारत के कौन से शहर में है? बताइए, उस शहर की वो पहली मस्जिद थी। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर आ जाने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों को आगे के और भी क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग मुझे बताएंगे कि पुअर्टी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? कौन से व्यक्ति ने लिखी है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आगे में बढ़ूंगा, आगे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने हैं मैंने। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, आपको बताना है कि इसको एनलार्ज किसने करवाया था? एनलार्ज,
एनलार्ज का मतलब क्या होता है? इसको बड़ा करवाना, एनलार्ज, एनलार्ज, ठीक है। मतलब उसका विस्तार किसने करवाया था? विस्तार, ठीक है, विस्तार किसने किया था? और इस पे मीनार किसने बनवाया था? मीनार, ठीक है। कौन से दो थे? इधर में भी दो है, इधर में भी दो है। चलो आपको हिंट दे देता हूँ, इधर में भी दो लोग हैं और इधर में भी दो लोगों के नाम आएंगे। देखते कितने लोग यहाँ पर में कर पा रहे हैं। आपको बताना है कि अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है ये बता देंगे आप लोग मुझे जल्दी से, ठीक है। लेखक का नाम बताइए जल्दी से। और इसके कितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है? इसके कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है ये बता देंगे, ठीक है। ये भी बताइए। ओके, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी लोग, जितना आंसर कर सकते हो उतना आंसर करते जाइए जल्दी से, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चन जो है आगे के वो करवाता रहूं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। आंसर कर रहे हो आप लोग इस चीज का? कमेंट के अंदर में करते रहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी यहाँ पर मैं, ठीक है। तब तक लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, किसने अपनी आत्मकथा में दीवार से घिरे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित औपचारिक बागों की योजना बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है? सिंपल सी बात है, 4 बाग का वर्णन किया है। बोल रहे कि 4 बाग, 4 भागों में विभाजित अपने गार्डन को, एक गार्डन है, ठीक है, ये एक गार्डन, ठीक है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। बीच में एक फुआरे टाइप का है, नहरें है, बीच बीच में नहरें है। तो ऐसे 1 2 3 4 4 भागों में विभाजित किया जाता था इस तरह के गार्डन को। 4 बाग गार्डन इसको बोलते थे। तो 4 भागों में विभाजित गार्डन को किसने बताया है? 4 बाग गार्डन, ठीक है। तो याद रखना है बाबर ने, बाबर जो है वो बाग, बाग का बड़ा उसको इंटरेस्ट था उसके अंदर में, ठीक है, गार्डन्स में, ठीक है। तो 4 बाग जो है इस पद्धति का इजाद इसी ने किया था, 4 बाग पद्धति का इजाद, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके जो है इसके बारे में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक एग्जाम्पल किस तरीके से दिख सकता है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों का, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये देख रहा है आप लोगों को एक गार्डन 4 भागों में विभाजित है, ठीक है, 4 भागों में विभाजित। ये 1 2 3 4, ठीक है, और बीच में नहरें। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये 4 बाग जो गार्डन है, ये बनाने की पद्धति जो है ये इजाद की थी तुम्हारे चचा के लड़के बाबर ने, ठीक है। आप लोगों को ये कहाँ कहाँ पर में देखने के लिए मिल जाएगा? आपको ताजमहल में देखने के लिए मिल जाएगा। ताजमहल में बाद में, बाबर के बाद में आया ना शाहजहां, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। तो शाहजहां ने अपने पर दादा के जो है नक्शे कदम पर जब ताजमहल बनाया तो उसमें लिखा हुमायूं का जो इवन मकबरा है, हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का, ठीक है, मकबरा जो है दिल्ली में, वो उसमें भी 4 बाग स्टाइल में गार्डन बना हुआ है। 4 बाग स्टाइल के अंदर में शालीमार बाग है आपका कश्मीर के अंदर में, वहां पर मैं आपको मिलेगा शालीमार बाग, शालीमार बाग। इसके अलावा लाल महल बारी, लाल महल एक है, लाल महल बारी के अंदर में, बारी राजस्थान के अंदर में, ठीक है। वहां पर में भी इस तरीके का इस 4 बाग स्टाइल के अंदर में आपको भवन बनाए गए हैं। तो 4 बाग स्टाइल जो है उसमें बनाया गया है, ये याद रखना आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि ये जो गार्डन्स वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, या मुगल आर्किटेक्चर था जिसके जरिए आप लोगों का गार्डन तो बनाए ही जाते थे, ठीक है, गार्डन्स बनाए जाते थे। इसके अलावा वहां पर मैं आप लोगों के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था पूरा का पूरा, मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल, वो दो जगह से लिया गया था। याद रखना है, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर जो है फ्रेंड्स ये दो दो चीजों का मिक्सचर है, दो जगहों का। एक है पर्शियन, फारसी, फारसी जो वास्तुकला है उसका, और भारतीय वास्तुकला, भारतीय, ठीक है, भारतीय वास्तुकला। मतलब कि दो, इंडियन और जो पर्शियन वास्तुकला है उसका मिक्सचर है मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि मुगल आर्किटेक्चर कौन से दो इसका मिक्सचर है? तो मुगल आर्किटेक्चर आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, दो चीजों का मिक्सचर है, ठीक है, दो चीजों का, फारसी और भारतीय वास्तुकला को मिलाकर मुगल आर्किटेक्चर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स की 4 बाग गार्डन से बहुत सारे फिर बनाए गए। शाहजहां ने, जहांगीर ने कश्मीर, आगरा, दिल्ली में बहुत सारे भवन बनाए। उसमें से कुछ एग्जाम्पल है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, शालीमार गार्डन कश्मीर का, इसके अलावा लाल महल बारी, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोगों के 4 बाग स्टाइल के अंदर में बनाए गए थे, बाबर ने इजाद किया था इसको। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर करिए, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। बैक टू बैक 3 क्वेश्चन इसके ऊपर में मैं पूछूंगा आप लोगों से।
जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो। और आप लोगों को अगर चाहिए कि ऐसे ही आपको सेशंस मिलते रहे, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप सभी के सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं बेमेल को छाटिए, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे छाटा गया है। आप देखिए 3 प्रकार की रेनफॉल्स होती है, ठीक है। एक होती है आप लोगों की कन्वेंशनल रेनफॉल। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करते हैं, ठीक है। देखिए कन्वेंशनल रेनफॉल के अंदर में क्या होता है, जो संवहनी वर्षा होती है आप लोगों की, उसमें बारिश का पानी किधर साइड आता है, जल्दी बताओ, ऊपर आता है कि नीचे जाता है बारिश का पानी? नीचे आता है, ऑब्वियस सी बात है। बारिश का पानी नीचे आ रहा है, गर्म हवा ऊपर की तरफ में जा रही है। बारिश का पानी नीचे आ रहा है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है आप लोगों का संवहनी वर्षा। ठीक है, संवहनी वर्षा, कन्वेंशनल, नॉर्मल वाली रेनफॉल, संवहनी वर्षा। दूसरा टाइप है आप लोगों का यहाँ पर में, अगर पहाड़ों के ऊपर में वर्षा हो रही है, पहाड़ों के ऊपर में, ठीक है, पहाड़ के ऊपर में, ठीक है, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको पर्वतीय वर्षा बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बारिश का पानी जो है वो पहाड़ों पर गिरता है, और जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का मतलब होता है आप लोगों का ऐसी हवा जिसमें पानी के अवशेष हो, मॉइस्ट, ठीक है, आर्द्र हवा, वो पहाड़ों की सतह से लगते हुए ऊपर की तरफ में जाती है। इसको बोला जाता है रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, और एक होता है आप लोगों का साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, आपकी चक्रवाती वर्षा। इसमें क्या होता है देखिए, चक्रवाती वर्षा में इधर साइड से जो है वो कौन सी हवा आ रही है, इधर साइड से कौन सी हवा दिख रही है आपको, कोल्ड एयर दिख रही है, ठंडी हवा। और इधर साइड से आप लोगों को कौन सी हवा दिख रही है, इधर साइड से आपको दिख रही है गर्म हवा, वार्म एयर। जब ये दोनों हवा आपस में मिल जाती है बारिश में, तो गोर 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 घूमने लगती है, और क्या आता है आप लोगों का, साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है। तो चक्रवातीय वर्षा इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं आप लोग इसको, चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। तो कितने प्रकार की रेनफॉल हो गई आपकी, कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा, ओरोग्राफिक मतलब पहाड़ों पर होने वाली जो रेनफॉल है पहाड़ों पर होने वाली, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, और एक है चक्रवाती वर्षा, ठीक है, जो ठंडी हवा और गर्म हवा के मिलने की वजह से बनती है। ओके, अब बताइए इसमें से बेमेल को छाटिए आप लोग, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा अभी, जल्दी जल्दी से। निम्न में से कौन से बेमेल को जो है छाटना है आप लोगों ने? तो देखो, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है, साइक्लोनिक भी होती है, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। टाइडल रेनफॉल जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये बेमेल है। ठीक है, बेमेल है। अब आती है बारी असली आपके क्वेश्चन की, आपके नॉलेज की टेस्टिंग की। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको टेस्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, ये एग्जाम में आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाए अच्छे से, सारे ऑप्शंस आपको जो है वो दिखाई दे। चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके अंदर में क्या हो रहा है ना, कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट के अंदर में। पोल में तो आंसर कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स कमेंट में भी आंसर करना है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट में भी करते जाइए। पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? गुड, बहुत बढ़िया, आंसर करते जाएंगे, हर एक बच्चा कमेंट में भी आंसर करते जाएगा। ठीक है, तो देखिए पर्वत के ऊपर में हो रही है, और आर्द्र वायु या जो नमी वाली हवा है वो देख रहे हो आप लोग ऊपर की तरफ में, ऊपर में जाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए मॉइस्चर ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है, तो इसको ओरोग्राफिक, पर्वतीय वर्षा कहा जाएगा, क्योंकि पर्वत इसके अंदर में दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, पर्वत इसमें दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, पर्वतीय वर्षा हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जिसको आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, याद रहेगा ये अभी आप लोगों को? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा, ये वाला आप लोगों का। ठीक है, जिसमें मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ में जाती है। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकंड, वो भी आपको दिखा दूं मैं। चलिए
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हट जाता हूँ यहाँ से स्क्रीन से, थोड़ा सा आप लोग देखिए स्क्रीन के ऊपर में और कमेंट में आंसर करते जाइए। आप समझा क्या आप लोगों को? कॉन्फिडेंस बड़ा हो तो वो भी बता दीजिएगा मुझे। और इसी तरीके के अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे कंबाइन करके अगर मैं पढ़ा दूं, आप चाहते हो कि क्लब करके पढ़ा दूं एक साथ में ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके कमेंट्स, ठीक है, वो भी मुझे बताते रहेंगे कि कितना आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं इस प्रकार की वर्षा में, तो ये ठंडी हवा इधर से आ रही है, ये गर्म हवा इधर से आ रही है और बारिश हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे आप लोगों की साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा हो जाएंगी ये आप लोगों की। चक्रवाती वर्षा समझ में आ गया आप लोगों को? चक्रवाती वर्षा, ओके। ये इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कभी भी एग्जाम के अंदर में जाके, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर अब हर कोई बच्चा जो है कमेंट में देगा। मैं आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पोल ना दिया जाए इस क्वेश्चन का, कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे हर बच्चा। जल्दी से बताइए, कमेंट के अंदर में आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम का क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे आप लोग। खुद से सोचिए, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो कमेंट के अंदर में आंसर करते जाइए। ठीक है, जल्दी से लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड, ताकि हम लोग और भी इस तरीके के क्वेश्चंस कर सके आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, आंसर आप लोगों ने कर दिया है कमेंट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, निम्नलिखित कथनों में से ए, बी, सी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें से मैं ऑप्शन हमने हटा दिए, ऑप्शन जो है हटा दिए। आपको बताना है कि केवल ए सही है, ए और बी सही है, या ए और सी सही है, बी और सी सही है, ठीक है, या ए बी सी तीनों सही है। ये इसलिए हटा दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा और अपने ऊपर में सोच सके, ठीक है। बताइए, इसलिए हटा दिया क्योंकि ऑप्शन के साथ में बहुत इजी हो जा रहा था, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी हो गया था, बट मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे थोड़ा सा और डेवलप हो जाए, ठीक है। देखिए, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। समुद्र की सतह के स्तर पे, मान लो ये समुद्र की सतह है, यहां पर मैं बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, मतलब हवा का जो घनत्व है, वो सबसे ज्यादा होता है। और ये बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मिनिमम एट सी लेवल, बहुत सबसे कम होता है। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, बी और सी एक साथ सही नहीं हो सकते, इसी वजह से मैंने ऑप्शन हटा दिया। आके आप लोग आंसर करें, या तो बी सही होगा या सी सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। कितने लोग ये मानते हैं? ये समझा क्या? मैं इसीलिए आपको बिना ऑप्शन के दिखा रहा हूं कि बी और सी एक साथ सही हो सकते क्या? नहीं हो सकते। ये समझ गया आप लोगों को? ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अब हवा जो है वो, उसकी डेंसिटी कहां पर में सबसे ज्यादा होती है? देखिए, जो समुद्र जितना, ये मान लो हमारी दुनिया है, तो जितना आप जो है पास में रहोगे उतनी ज्यादा हवा रहेंगी, जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतनी हवा कम कम होती जाएंगी, मतलब कम हवा होती जाएंगी, ठीक है, उतनी कम हवा होती जाएंगी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। तो सबसे ज्यादा हवा आपको कहाँ मिलेंगी? समुद्र सतह के पास में, मतलब कि जमीन के पास में, ठीक है। समुद्र सतह के लेवल के ऊपर में सबसे ज्यादा आप लोगों को एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है और डेंसिटी है वो मिलेगा आप लोगों को। तो ये वाला आप लोगों का सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। अब जहां जहां सी दिया था वो आपको एलिमिनेट कर देना था, आपका आंसर आ गया था, इसी वजह से मैंने बिना ऑप्शन के दिया आपको, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों के लिए और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ऑप्शन की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को आंसर इस तरीके से लगाना है, अपने मन से लिख के लगाना है आप लोगों ने। द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फियर वेरीज विद द हाइट। देखो, यहाँ पर में ज्यादा डेंसिटी है, मतलब ज्यादा हवा है, ठीक है। यहाँ पर में ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ पर में कम डेंसिटी होंगी, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हवा का घनत्व भी बदलता जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था? बताइए जल्दी से हाथ ऊपर करके। और इस तरह से अगर पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्लीज आप सभी के सभी लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है आप सभी लोगों ने पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं, हमारे एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स है ये बताओ आप लोग जल्दी से, कमेंट यहीं पे देखो चाहे और बताओ मुझे देखकर। हर कोई बच्चा देखकर बताएगा कि कितनी लेयर्स है, हमारे वातावरण की कितनी लेयर्स है, कितनी है। इसी तरह से पढ़ाइए गुरुवर, बिल्कुल बउआ जी इसी तरीके से पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। सबसे पहली लेयर है आपकी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, जिसको शोभ मंडल कहा जाता है। फिर है समताप मंडल, ठीक है, सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर की है मेसोस्फियर, इसको बीच वाली लेयर भी बोलते हैं, इसी वजह से इसको हिंदी में मध्य मंडल कहा गया है। फिर है आप लोगों की बाह्य वायुमंडल, इसको ताप मंडल भी कहा जाता है, ताप
मंडल भी इसको कहते हैं आप लोग, ताप मंडल, ठीक है, बाह्य वायुमंडल को, थर्मोस्फीयर को ताप मंडल भी कहा जाता है, और एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट वाली लेयर है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाते जाओगे यहाँ पर में, वैसे वैसे क्या होगा, हवा जो है वो आप लोगों की कम कम होती जाएंगी, मतलब हवा की जो डेंसिटी है वो बदलती जाएंगी। ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर में बहुत सारी हवा रहेंगी, यहाँ पर में कम हो जाएंगी, यहाँ पर में और कम हो जाएंगी, यहाँ पर में और कम हो जाएंगी, ठीक है। तो हवा की डेंसिटी, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे आप लोगों की क्या होगा, हवा की जो घनत्वता है वो आप लोगों की कम कम होती जाएंगी। वैसे ही प्रेशर, जहां पर में ज्यादा डेंसिटी रहेंगी वहां ज्यादा प्रेशर रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहां पर में बहुत सारी हवा है, यहां ज्यादा प्रेशर रहेगा या यहां ज्यादा प्रेशर रहेगा? ये ए है और ये बी पोजीशन है, बताओ प्रेशर ज्यादा कहां पर में रहेगा? इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कितना समझा है आप लोगों का। ए जगह पे ज्यादा प्रेशर रहेगा या बी जगह पे, बताइए। तो जहां पर में ज्यादा डेंसिटी रहेगी वहीं पे ज्यादा प्रेशर भी रहेगा, डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर भी वहां पर में ज्यादा रहेगा। यहाँ डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी यहाँ पर में कम रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर समुद्र सतह के पास में रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे हवा का प्रेशर कम होता जाएगा, हवा का दबाव कम कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सब लोग कि जैसे जैसे आप समुद्र सतह से दूर जाओगे हवा का प्रेशर कम 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 होता जाता है, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, हवा का प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, एक और चीज है जो मुझे बात करनी है आप लोगों से। क्या आप लोग जानते हो, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको पता है तो मुझे बताना, ठीक है। यहां से आप जैसे जैसे मेसोस्फीयर तक जाओगे यहां तक टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, माइनस होता है, कम होगा टेम्परेचर। और सबसे ठंडी लेयर है आपकी मेसोस्फीयर, सबसे ठंडी वाली लेयर। फिर यहां से जैसे ही आप ऊपर जाओगे, और ठीक है, यहां से जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा टेम्परेचर यहां से। तो टेम्परेचर जो है आपका पहले डिक्रीज होता है, फिर आप लोगों का जो है वो बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है आपका प्रेशर जो है आपका डिक्रीज होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, कभी कभी कम होता है कभी बढ़ता है। जो चेंज इन प्रेशर है वो हमेशा डिक्रीज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन टेम्परेचर की जब बात करूंगा मैं, तो मेसोस्फीयर तक टेम्परेचर कम होता है, लेकिन थर्मोस्फीयर के बाद में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर बच्चों का पूरा जो है वो होता है खेल। अब मैं आपको क्वेश्चन की मदद से समझाता हूं, मुझे बताइएगा कि अब समझा क्या आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। पहला एक एक करके एलिमिनेट करते हैं हम लोग, ठीक है, एलिमिनेट करेंगे एक एक करके, मुझे बताते जाइए आप लोग। द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परत में ऊपर की तरफ में जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा गलत। मुझे एक बात बताओ, जैसे आप ऊपर जाते हो तो हवा का दबाव कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता जाता है ना, तो ये गलत हो गया। प्रेशर इंक्रीज होगा कि ऊपर जाने पर? नहीं, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, दबाव घटता है, बढ़ता नहीं ऊपर जाने पर। इसी वजह से तो आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो कई लोगों के नाक में से खून निकलने लगता है, क्योंकि आपके बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ में फोर्स लगाने लगती है, ठीक है। चलिए, प्रेशर डिक्रीजेस बट टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या हमेशा ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है? ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्या हमेशा? आपको अभी बताया ना मैंने कि आप लोग जब यहां तक जाओगे, ठीक है, मेसोस्फीयर तक, तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, उसके बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो हमेशा ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्या ये बात सही है, हाँ या ना, बस इतनी बात बताओ। क्या हमेशा जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्या, या डिक्रीज हो रहा है क्या हमेशा? नहीं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो प्रेशर डिक्रीजेस बट टेम्परेचर इंक्रीजेस, गलत। पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका गलत है। प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन सेम, ये तो क्या बात हो गई कि भाई टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा। आप बताइए मुझे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रेशर और टेम्परेचर सेम नहीं रहता, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बताओ आंसर क्या होगा इसका जल्दी से। और फ्रेंड्स अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए हर एक बच्चा जो भी देख रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जो है फ्रेंड डिक्रीज होता है हमेशा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर वेरीज, कभी वेरी मतलब तापमान में परिवर्तन अलग अलग होता है, कभी घटता है कभी
बढ़ता है टेम्परेचर, देखो यहां तक घटा फिर यहां से बढ़ना चालू हो गया, इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रेशर तो डिक्रीज होगा लेकिन चेंज इन टेम्परेचर वेरीज, तापमान में परिवर्तन अलग अलग होता रहता है, ठीक है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तब तक आप लोग, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं आप लोगों को, उससे पहले मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं, आप लोगों को जो मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर करना चाहिए बहुत ही अच्छे से। 21 जनवरी का 2022 का क्वेश्चन है वो, ठीक है। बट उससे पहले मुझे आप लोग मुझे एक आंसर बताएंगे कि जहां पर में तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो ये दो जगह है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ की हवा जो है गर्म होकर कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी? कोई भी चीज जब उसको उबाला जाता है या गर्म किया जाता है तो वो ऊपर की तरफ में जाती है या नीचे की तरफ में और धंस जाती है? आप बताओ, कोई चीज को जब गर्म किया जाता है तो वो ऊपर की तरफ में जाती है या नीचे की तरफ में जाती है? आप बताइए। जी हाँ बिल्कुल, इंग्लिश पेडागोजी भी करा दूंगा आप लोगों की, जो भी चीज है जो जो आप चाहते हो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो तापमान है फ्रेंड्स, बढ़ने पर हवा ऊपर की तरफ में जाएंगी, तो ये सारी हवा ऊपर की तरफ में चली जाएंगी, तो यहां पर में लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर में जैसे ही तापमान बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, हवा गर्म हुई और ऊपर की तरफ में चली गई, तो आपको नहीं लगता ये जगह खाली हो जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चली गई, तो यहां पर में लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो जहां पर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। क्या होता है? लो प्रेशर एरिया। उसके बाद में आप मुझे बताइए कि कोई भी चीज को जब आप ठंडी करते हो, मान लो हवा को ही आप लोगों ने ठंडा कर दिया या भाप को ठंडी कर दिया, तो वो जम के सिकुड़ जाती है, नीचे की तरफ में आ जाती है, ये मानते हो आप लोग बात, ठीक है। तो अगर मान लो कि टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो वो हवा जो है वो नीचे की तरफ में आके और जमीन की तरफ में धसेंगी, भारी हो जाएंगी हवा, ठीक है। तो यहां पर में जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, हाई प्रेशर एरिया। इतनी सी चीज आपको याद रखनी थी। आपका जो है वो क्वेश्चन जो है अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊं स्टेटमेंट असर्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो आप लोगों का क्वेश्चन है, एयर प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एट द सी लेवल। एयर प्रेशर अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर प्रेशर कम, ठीक है, लो एयर प्रेशर। और अगर मान लीजिए कि आप लोगों का, ठीक है, टेम्परेचर कम है तो वहां पर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, एयर प्रेशर आप लोगों का तापमान पे भी निर्भर करता है, हाँ या ना? ये एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। किसी ने पूछा है कि सर फिर जो है आपका पोलर रीजन में क्यों होता है? पोलर रीजन के अंदर में जो है आपका, जो आपने ये सवाल पूछा है, उसका कारण जो है अर्थ का रोटेशन है, वहां पर में टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। कई सारे कारण हो सकते हैं, तो पोलर रीजन के अंदर में लो प्रेशर होने का कारण जो है आपका, वहां तापमान नहीं, वहां पर में अर्थ का रोटेशन है, ठीक है। तो एयर प्रेशर सी लेवल के ऊपर में तापमान की वजह से वेरी कर सकता है, ठीक है। एरिया जहां पर में हाई टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर हाई है, तो वहां पर में क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा क्या? आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा क्या? आप ही बताइए जल्दी से, वहां पर में लो प्रेशर क्रिएट होगा या हाई प्रेशर क्रिएट होगा? तो जहां पर में टेम्परेचर हाई है वहां पर में लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि हवा जो है यहाँ की गर्म होकर ऊपर की तरफ में चली जाएंगी और यहाँ पर में हवा की कमी हो जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगा वहां पर में। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर तो हाई टेम्परेचर एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर में आप देखिए, ये भी सही है कि टेम्परेचर की वजह से एयर प्रेशर अलग अलग होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं क्या दिया है, ए और बी दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो ये वाले आंसर तो हो नहीं सकते आपके, सी और डी, क्योंकि दोनों में से एक को गलत बताया यहां पर में, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, और जो बी है वो इसका एक्सप्लेनेशन है, ए का एक्सप्लेनेशन है। ए जनरल बात कर रहा है कि भाई एयर प्रेशर और टेम्परेचर रिलेटेड है, ठीक है। एयर प्रेशर की वजह, टेम्परेचर की वजह से एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है, और उसने को एक्सप्लेन किसने किया है? बी ने किया है कि भाई देखो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रहेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ए को। तो ए और बी दोनों सही है, और जो बी है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां पर मैं आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? ठीक है, अगर नहीं भी आई है तो भी फ्रेंड्स एक बार वापस से इसको फिर से सुनिए, जो मैंने पूरी चीज आपको बताई है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन करके जाइए एग्जाम के अंदर में, अगर पेपर क्लियर करना है, अगर आप लोग साथ दोगे, अगर आप में से जितने बच्चे देख रहे हैं, कितने जितने भी देख रहे हैं,
आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, हर एक बच्चे ने अगर इस सेशन को एक एक जगह पे भी शेयर कर दिया, ठीक है, जितने जगह पे शेयर कर सकते हो कर दो, लेकिन अगर एक एक जगह पे भी शेयर कर दिया, एक एक बच्चे को भी शेयर कर दिया, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको जो है आपकी क्लियर कर दूंगा, प्लस आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएंगी, आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा, 130 प्लस का जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। बट मुझे हर एक बच्चा जेन्युइनली अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप लोग जो है इस सेशन को शेयर कर दोगे, ठीक है, हर एक बच्चा हाथ ऊपर करके बता दो कि एक एक बच्चा जहां जहां शेयर कर सकता है, जितने ग्रुप है, जितने टेलीग्राम ग्रुप है, जितने व्हाट्सएप है, अपना आपका बीएड का ग्रुप है, डीएड का ग्रुप है, हर जगह पे फैला दो, ठीक है। इसको मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें कर दूंगा, इस तरह के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके, चाहे मुझे 3-4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे एक साथ क्लास लेनी पड़े, बट मैं आप लोगों को करवा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। उसकी टेस्ट भी करवा के दूंगा आप लोगों को, ठीक है, उसका पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आप चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए करने के लिए ये चीज तैयार हूं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का जो 2018 में आया था, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, विंड वेन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप लोगों का बनाया जा सकता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन आपको अगर ये पता होगा कि वात दिग्दर्शी विंड वेन क्या होता है तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। देखो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, वात दिग्दर्शी, दिग्दर्शी दिशा को दर्शाने वाला, तो वायु की दिशा किधर साइड में हवा बह रही है वो दर्शाने के लिए आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप विंड वेन का इस्तेमाल करते हो वायु की दिशा को दर्शाने के लिए, ठीक है, विंड वेन, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये देखिए इस तरीके से होता है ये, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हवा बह रही है, विंड वेन, वात दिग्दर्शी इसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है, अगर आप लोग चाहोगे मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं, ये हर तरीके के इस तरीके के ऊपर में जितने स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे। ये देखिए एनसीईआरटी का जिस्ट, बैरोमीटर, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मेरे पास में बहुत सारे टूल्स है जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग आपके लिए क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं इसमें ये बना दूंगा आपको, ओके। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है आप लोगों का वायु वायु दाब मापी, बैरोमीटर का। वाद दिग्दर्शी हिंदी में भी यहाँ पर मैं बैरोमीटर ऐसा आ सकता है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बैरोमीटर, ये ऐसे दिया जा सकता है आपको, बैरोमीटर का इस्तेमाल वायु दाब मापी की जगह पे, वायु वाद दिग्दर्शी हवा की दिशा को मापने के लिए, वर्षा मापी वर्षा की मापने के लिए, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। मुझे एक बार प्लीज टीम कंफर्म कर दीजिए कि क्या बच्चों के लिए टेस्ट का जो हमने इंतजाम किया है वो रेडी हो चुकी है, तो बच्चों को हम टेस्ट भी दे देते। कितने लोग टेस्ट देना चाहेंगे कल की और आज की क्लास मिलाकर, ठीक है, मैं आपको टेस्ट देता हूँ, ठीक है, आप लोग उस पर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में जो है वो लिंक शेयर की जा रही है, ठीक है। आप जितने भी बच्चे हैं जो जिन्होंने पूरा सेशन देखा है वो टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट में आज के सेशन के और पिछले सेशन के दोनों के क्वेश्चन क्लब कर दिए हमने, ठीक है। तो आप लोगों का स्कोर कितना आया है वो आप लोग मुझे बताइएगा, प्लस मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है, आप लोगों ने प्रॉमिस किया कि आप एटलीस्ट एक एक जगह पे शेयर जरूर करोगे इस सेशन को, मुझे आप बताओगे यहाँ पर में, और हर एक बच्चा एटलीस्ट एक एक जगह के ऊपर में शेयर कर देगा इस सेशन को, ठीक है, एटलीस्ट एक एक जगह पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स सेशन जो आपकी लिंक है वो आप लोगों के लिए आ रही है। मैं यहाँ पर मैं टीम का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं पूरा अरेंज भी किया है यहाँ पर, ठीक है जी। आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर मैं टेस्ट की लिंक आ चुकी है, ठीक है, लाइक एंड शेयर कर दिया है सर, तरह तरह